आप सभी का ISPCS क्वेश्चन आउट चैनल पर स्वागत है। यहाँ आप सभी को क्वालिटी कंटेंट दिया जाएगा जिससे आप सभी को कोचिंग में भारी भरकम फीस से बच सकते हैं। बस आप लोग फ्री कंटेंट को सही से स्टडी करें। आप सभी लोग ISPCS क्वेश्चन आउट चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो आज का जो हमारा विषय है वो बहुत ही खास है। हम NCERT कक्षा 9वीं की भौतिकी का अध्याय 7 यानी गति या मोशन पर चर्चा करने वाले हैं। हमारे पास इसके लिए स्टेट PSC का एक 15 पेज का बहुत ही बेहतरीन मास्टर क्लास डॉक्यूमेंट। जी बिल्कुल। और ये चर्चा सिर्फ कुछ किताबी परिभाषाएं रटने के बारे में नहीं है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे ब्रह्मांड में चीजें आखिर चलती कैसे हैं। मतलब एक छोटी सी चींटी के रेंगने से लेकर अंतरिक्ष में घूमते हुए विशाल उपग्रहों तक। बिल्कुल सही कहा आपने। मेरा एक सवाल है जो हमेशा दिमाग में आता है। क्या यह संभव है कि हम कुर्सी पे एकदम शांति से बैठे हों, कोई हरकत न कर रहे हों, और फिर भी हम लाखों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा कर रहे हों? अरे ये सुनने में भले ही किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगे, लेकिन भौतिकी के हिसाब से ये एकदम ठोस सच्चाई है। देखिए, विज्ञान की दुनिया में ना पूर्ण विराम या एब्सोल्यूट रेस्ट नाम की कोई चीज नहीं होती। ये एक बहुत बड़ा मिथक है। मिथक है? मतलब अगर मैं अभी कुर्सी पे बैठा हूं तो मैं तो रुका हुआ हूं ना? आप अपने कमरे की दीवारों के सापेक्ष जरूर रुके हुए हैं, लेकिन जरा सोचिए, जिस पृथ्वी पर आप बैठे हैं वो तो लगातार सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। तो सूर्य के नजरिए से देखा जाए तो हम सभी अंतरिक्ष में हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रहे हैं। अरे वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। हाँ, और इसीलिए किसी भी वस्तु की गति को परिभाषित करने के लिए सबसे पहली शर्त होती है एक संदर्भ बिंदु का होना, जिसे हम रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। भौतिकी की भाषा में इसी को मूल बिंदु या ओरिजिन कहा जाता है। अच्छा, तो मूल बिंदु ही सारी कहानी तय करता है। अगर हम इसे असल जिंदगी के किसी उदाहरण से जोड़ें, जैसे ट्रेन का सफर। जब हम स्टेशन पर किसी रुकी हुई ट्रेन के डिब्बे में बैठे होते हैं हाँ। और खिड़की के बाहर देखते हैं। जी बिल्कुल। वो उदाहरण बहुत ही सटीक है। हाँ, तो अचानक बगल वाली पटरी पर खड़ी दूसरी ट्रेन चलने लगती है और उस पल हमारा दिमाग पूरी तरह से धोखा खा जाता है। कुछ सेकंड के लिए हमें लगता है कि हमारी अपनी ट्रेन चलने लगी है। एकदम सही। और दिमाग का यही धोखा ही सापेक्ष गति यानी रिलेटिव मोशन का सबसे बेहतरीन प्रमाण है। मतलब होता क्या है कि हमारी आंखें उस दूसरी ट्रेन को अनजाने में अपना संदर्भ बिंदु मान लेती हैं। अच्छा, तो जब वो दूसरी ट्रेन पीछे जाती है तो हमें लगता है हम आगे जा रहे हैं। बिल्कुल। जब वो दूसरी ट्रेन पीछे की ओर खिसकती है तो हमारे मस्तिष्क को लगता है कि हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। इसीलिए ना, गति का अध्ययन करते समय ये तय करना सबसे ज्यादा जरूरी है कि प्रेक्षक यानी जो ऑब्जर्वर है वो कहाँ खड़ा है। बिना मूल बिंदु के गति की कोई परिभाषा ही नहीं है। ये तो बहुत ही दिलचस्प है। तो अगर सब कुछ सापेक्ष है, सब कुछ प्रेक्षक पर निर्भर करता है, तो अगला सवाल ये उठता है कि हम ये कैसे नापे कि कोई वस्तु असल में कितनी दूर गई है? इसी सवाल का जवाब देने के लिए भौतिकी में दो बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये दोनों बहुत जरूरी हैं। दूरी और विस्थापन, मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। हाँ, दूरी और विस्थापन आम बोलचाल में तो हम इन्हें एक ही समझ लेते हैं। जी, यही सबसे बड़ी गलती होती है। देखिए, दूरी का सीधा सा मतलब है किसी भी वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते की कुल लंबाई। ये एक अदिश राशि है, यानी स्केलर क्वांटिटी। अदिश राशि मतलब इसमें दिशा का कोई काम नहीं है? एकदम सही। इसका अर्थ है कि इसमें केवल परिमाण या मैग्नीट्यूड होता है। दिशा से इसका कोई लेना देना नहीं है। कोई व्यक्ति किसी भी दिशा में चले, उसके द्वारा तय की गई दूरी हमेशा बस जुड़ती जाएगी। वह कभी भी शून्य या ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो विस्थापन इससे कैसे अलग है? मान लीजिए कोई व्यक्ति अपनी कार से सुबह दफ्तर जाता है और शाम को वापस अपने घर आ जाता है। बहुत अच्छा उदाहरण है। अब देखिए, उस व्यक्ति की कार का ईंधन तो जल गया और उसने सड़क पर एक लंबी दूरी भी तय की। लेकिन विज्ञान की भाषा में अगर हम विस्थापन की बात करें तो वह शून्य है। शून्य मतलब वो कहीं गया ही नहीं? ये तो सामान्य समझ के बिल्कुल विपरीत लगता है। यही तो भौतिकी का मजा है। विस्थापन, जिसे हम अंग्रेजी के एस अक्षर के ऊपर एक तीर या वेक्टर साइन लगाकर दर्शाते हैं, वह असल में किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। ओहो, न्यूनतम दूरी, शॉर्टेस्ट पाथ। हाँ, और ये एक सदिश राशि या वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा का होना भी बहुत जरूरी है।
अब आपके दफ्तर वाले उदाहरण में चूंकि यात्रा की शुरुआत और अंत एक ही जगह पर हुआ, यानी घर पर, तो प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी क्या बची? कुछ भी नहीं, शून्य। बिल्कुल, तो विस्थापन शून्य हो गया। अब मुझे समझ आ रहा है कि हमारी कारों या बाइकों में जो ओडोमीटर लगा होता है वो विस्थापन क्यों नहीं मापता। एकदम सही पकड़ा आपने। ओडोमीटर एक ऐसा यंत्र है जो दिशा के प्रति पूरी तरह से अंधा होता है। उसे इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि आपकी कार उत्तर में जा रही है या दक्षिण में। वो बस पहियों के घूमने का हिसाब रखता है और कुल दूरी बता देता है ना? जी हाँ, वो सिर्फ दूरी मापता है। इसी अंतर को और स्पष्ट करने के लिए हमारे मास्टर क्लास डॉक्यूमेंट में एक तैराक का बहुत ही बढ़िया उदाहरण दिया गया है। अच्छा, तैराक वाला उदाहरण कैसा है? मान लीजिए एक तैराक है जो 90 मीटर लंबे एक स्विमिंग पूल में तैर रहा है। वो एक सिरे से शुरू करता है, दूसरे सिरे तक जाता है और फिर वापस मुड़कर उसी शुरुआती बिंदु पर आ जाता है। तो उसने जाने में 90 मीटर और आने में 90 मीटर, कुल 180 मीटर की दूरी तय की। बिल्कुल, दूरी हो गई 180 मीटर। लेकिन क्योंकि वो वापस वहीं आ गया जहां से उसने शुरुआत की थी, तो उसका विस्थापन क्या हुआ? फिर से शून्य हो गया। हाँ, और इस शून्य विस्थापन का सीधा असर आगे की गणनाओं पर पड़ता है। किसी भी गतिमान वस्तु का औसत वेग यानी एवरेज वेलोसिटी उसके कुल विस्थापन और कुल समय के अनुपात से निकाली जाती है। तो चूंकि तैराक का विस्थापन शून्य है, इसका मतलब उसका औसत वेग भी शून्य हो जाएगा। एकदम सही, उसका औसत वेग शून्य होगा। लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, उसकी औसत चाल या एवरेज स्पीड शून्य नहीं होगी, क्योंकि उसने असल में 180 मीटर की वास्तविक दूरी तो तय की है ना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं परीक्षाओं के नजरिए से। दूरी और विस्थापन तो तय हो गए, लेकिन ये दूरी कितने समय में तय की गई, यहीं से चाल और वेग की कहानी शुरू होती है। जी, समय के साथ कोई वस्तु कितनी दूरी तय कर रही है, बस इसी दर को चाल कहते हैं। इसका सूत्र बहुत ही साधारण है, दूरी बटा समय, यानी v बराबर s बटा t। और इसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है ना? हाँ, लेकिन परीक्षाओं में अक्सर एक चुनौती ये आती है कि सवाल किलोमीटर प्रति घंटे में दिया होता है और उसे मीटर प्रति सेकंड में बदलना होता है। अरे हाँ, इसके लिए तो वो मशहूर शॉर्टकट है ना, 5/18 से गुणा करने वाला। बिल्कुल, बहुत से छात्र से बस रट लेते हैं, लेकिन अगर हम इसके पीछे का कारण समझ लें तो ये कभी नहीं भूलेगा। तो इसका कारण क्या है? कारण बहुत ही सीधा सा है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। तो जब हम 1000 को 3600 से भाग देते हैं तो उसे सरल करने पर हमें 5/18 ही मिलता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही तार्किक है। तो सीधे गुणा करने से परीक्षा में काफी समय बच जाता है। जी, और ये सूत्र तब सबसे अच्छा काम करता है जब गति एक समान या यूनिफॉर्म हो, मतलब समान समय में समान दूरी तय हो रही हो। लेकिन असल जिंदगी में ऐसा कम ही होता है। हाँ, असल जिंदगी में तो कभी ट्रैफिक आ जाता है, कभी सड़क खाली मिल जाती है, तो गति तो असमान ही होती है। बिल्कुल, उसे असमान गति या नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। ऐसे मामलों में हम औसत चाल निकालते हैं, यानी कुल तय की गई दूरी को कुल लिए गए समय से भाग दे देते हैं। चाल से तो हमें यह पता चल गया कि कोई चीज कितनी तेज जा रही है, लेकिन अगर हम इसमें दिशा भी जोड़ दें तो क्या होगा? तो वो वेग बन जाएगी, यानी वेलोसिटी। इसे समझने के लिए मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। मान लीजिए कि समाचार में खबर आती है कि 150 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक भयंकर तूफान चल रहा है। हाँ, ये जानकारी सुन के डर तो लगेगा, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से ये जानकारी अभी अधूरी है। बिल्कुल अधूरी है। अगर वो तूफान हमसे दूर जा रहा है तो हमें कोई खतरा नहीं है, लेकिन खतरा तब है जब खबर में बताया जाए कि वो तूफान 150 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से उत्तर दिशा की ओर आ रहा है, यानी सीधे हमारे शहर की तरफ। एकदम सही उदाहरण दिया आपने। बिना दिशा के गति की तस्वीर कभी पूरी नहीं होती। इसीलिए मौसम विभाग हो या हवाई जहाज़ों का नियंत्रण कक्ष, हर जगह चाल से ज्यादा वेग को महत्व दिया जाता है। तो वेग बदल कैसे सकता है? क्या सिर्फ रफ्तार कम ज्यादा होने से? वेग में परिवर्तन 3 अलग-अलग तरीकों से हो सकता है। पहला, या तो वस्तु की चाल बदल जाए, दूसरा, चाल वही रहे लेकिन उसकी दिशा बदल जाए, या तीसरा, चाल और दिशा दोनों एक साथ बदल जाएं। अच्छा, और जब वेग एक समान दर से बदल रहा हो तब क्या करते हैं? तब औसत वेग निकालने का तरीका थोड़ा अलग हो जाता है। उस स्थिति में हम प्रारंभिक वेग, जिसे u कहते हैं, और अंतिम वेग, जिसे v कहते हैं, दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देते हैं। भौतिकी में एक बहुत ही खास नाम दिया गया है ना? जी हाँ, उसे कहते हैं त्वरण
या अंग्रेजी में एक्सेलरेशन। अब देखिए, आम बोलचाल में एक्सेलरेशन का मतलब तो सिर्फ स्पीड बढ़ाना माना जाता है, जैसे रेसिंग कार का एक्सेलरेटर दबाना। हाँ, लेकिन विज्ञान की भाषा में ये परिभाषा बहुत व्यापक है। त्वरण का सूत्र होता है a बराबर v माइनस u, और इस पूरे को t से भाग देते हैं। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो क्या इसका मतलब है कि गति कम होना भी त्वरण है? मतलब चलती हुई कार में ब्रेक लगाना, क्या वो भी एक्सेलरेशन है? बिल्कुल। यह सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है, लेकिन भौतिकी में वेग में होने वाला कोई भी परिवर्तन त्वरण ही कहलाता है, चाहे वो वृद्धि हो या कमी। जब आप ब्रेक लगाते हैं तो बल गति की विपरीत दिशा में काम करता है। इससे वेग कम होने लगता है। इसे विज्ञान में ऋणात्मक त्वरण या नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं, और तकनीकी भाषा में इसका एक विशेष नाम भी है, मंदन या रिटार्डेशन। मंदन मतलब ब्रेक लगाना असल में मंदन है। जी। अब तक हमने दूरी, विस्थापन, चाल, वेग और त्वरण को उनके सूत्रों के माध्यम से समझा है। हाँ, लेकिन एक बात सोचिए, किसी भी यात्रा के हर एक सेकंड की गति को कागज पर इन फॉर्मूलों से कैलकुलेट करना तो लगभग असंभव है। बिल्कुल असंभव है, और इसीलिए इन सभी जटिल आंकड़ों को एक आसान तस्वीर में ढालने के लिए हम ग्राफ्स का इस्तेमाल करते हैं। ग्राफ्स, वो जो रेखाएं और ढलान होते हैं। हाँ, ग्राफ्स असल में गति के विजुअल डिकोडर होते हैं। वे पूरी यात्रा को एक ही नज़र में समझा देते हैं। भौतिकी में हम मुख्य रूप से दो तरह के ग्राफ्स पढ़ते हैं। पहला है दूरी समय ग्राफ। अच्छा, तो इस ग्राफ को पढ़ते कैसे हैं? अगर इसमें क्षैतिज रेखा हो, मतलब एक सीधी फ्लैट लाइन हो, तो उसका क्या मतलब है? फ्लैट लाइन का सीधा सा अर्थ है कि समय तो आगे बढ़ रहा है, लेकिन दूरी वहीं की वहीं है। इसका मतलब है कि वस्तु विराम अवस्था में है, रुकी हुई है। और अगर एक सीधी तिरछी रेखा ऊपर की ओर जा रही हो? तो उसका मतलब है कि वस्तु एक समान चाल से चल रही है। और अगर वो रेखा वक्र है यानी कर्व्ड है, तो चाल असमान है। इस दूरी समय ग्राफ की सबसे बड़ी खासियत होती है इसका ढलान या स्लोप। ढलान से क्या पता चलता है? ग्राफ का ढलान जितना ज्यादा खड़ा होगा, वस्तु की चाल उतनी ही अधिक होगी। ढलान सीधे तौर पर चाल बताता है। क्या बात है। और दूसरा ग्राफ कौन सा है? दूसरा है वेग समय ग्राफ। ये और भी ज्यादा अहम जानकारी देता है। अगर इसमें एक सीधी क्षैतिज रेखा है, तो इसका अर्थ है कि वेग एक समान है। वेग बदल नहीं रहा है, तो इसका मतलब त्वरण शून्य है। और अगर इसमें सीधी तिरछी रेखा हो तो वो एक समान त्वरण को दर्शाती है। लेकिन इस ग्राफ का जो सबसे रोचक हिस्सा है, वो कुछ और ही है। वो क्या है? वो है ग्राफ की रेखा और समय अक्ष यानी टाइम एक्सिस के बीच घिरा हुआ क्षेत्रफल यानी एरिया। वेग समय ग्राफ का जो क्षेत्रफल होता है, वो सीधे तौर पर तय की गई दूरी या विस्थापन के बराबर होता है। एरिया से विस्थापन। इसे समझने के लिए मैं एक मजेदार तुलना करता हूँ। मान लीजिए कि हम ईंटों की एक दीवार बना रहे हैं। अच्छा, दीवार कैसे? हाँ, कल्पना कीजिए कि अगर वेग उन ईंटों की ऊंचाई है और समय ये तय करता है कि हम ईंटों की कितनी कतारें लगाते जा रहे हैं, तो उस दीवार में लगी कुल ईंटों की संख्या यानी कुल एरिया उस वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी को दर्शाएगी, है ना? अरे वाह, ये बहुत ही बेहतरीन तुलना है। इससे ये एकदम स्पष्ट हो जाता है कि कैसे दो आयामों वेग और समय को गुणा करने पर हमें तीसरा आयाम यानी विस्थापन मिल जाता है। वैज्ञानिक लोग बिना असली वस्तु को देखे बस इन ग्राफ के ढलानों और एरिया को देखकर पूरी कहानी बता देते हैं। ग्राफ्स तो वाकई बहुत काम के हैं। लेकिन अगर हमें भविष्य का अनुमान लगाना हो? भविष्य का अनुमान? हाँ, जैसे दुर्घटना की जांच में पुलिस करती है, या फिर कोई रॉकेट इंजीनियर ये गणना करता है कि इंजनों को कितने सेकंड तक चालू रखना है ताकि रॉकेट अपनी सही कक्षा में पहुंच जाए। ग्राफ से तो ये एकदम सटीक नहीं निकलेगा ना। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ऐसी जटिल और सटीक भविष्यवाणियों के लिए हमें गणितीय मॉडल की आवश्यकता होती है, और यहीं पर काम आते हैं गति के 3 समीकरण। गति के 3 समीकरण? ये तो स्कूल के दिनों की याद दिला देते हैं। जी, ये क्लासिकल मैकेनिक्स के सबसे मजबूत आधार स्तंभ है। पहला समीकरण है वेग समय संबंध, v बराबर u प्लस at। हाँ, और दूसरा समीकरण है स्थिति समय संबंध, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। एकदम सही। और तीसरा है स्थिति वेग संबंध, 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो इनमें u प्रारंभिक वेग है, v अंतिम वेग है,
ए त्वरण है, टी समय है और एस तय की गई दूरी है। जी, ये सूत्र हमें किसी भी गतिशील वस्तु के अतीत और भविष्य की एकदम सटीक जानकारी दे सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी चेतावनी भी है, एक शर्त है। शर्त? वो क्या? शर्त ये है कि ये तीनों समीकरण केवल और केवल एक समान त्वरण यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की स्थिति में ही लागू होते हैं। मतलब अगर त्वरण लगातार बदल रहा हो तो ये काम नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं। मान लीजिए कोई कार ट्रैफिक से भरी सड़क पर चल रही है, बार बार ब्रेक लग रहे हैं, एक्सीलरेटर दब रहा है। जहां त्वरण हर सेकंड बदल रहा है, वहां हम सीधे इन सूत्रों का उपयोग करके सटीक दूरी नहीं निकाल सकते। ये तो एक ऐसा जाल है जिसमें अक्सर छात्र परीक्षाओं में फंस जाते हैं। असमान गति में भी वो सीधे ये सूत्र लगा देते हैं। हाँ, और उससे हमेशा गलत परिणाम ही मिलेंगे। ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। चलिए, तो अब तक की हमारी जो चर्चा थी वो उन वस्तुओं पर केंद्रित थी जो एक सीधी रेखा में चलती हैं। लेकिन प्रकृति में एक और तरह की गति बहुत आम है, एक समान वृत्तीय गति, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जी, ये गति का एक बहुत ही शानदार पहलू है। मान लीजिए कोई एथलीट एक गोल ट्रैक पर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की एकदम स्थिर चाल से दौड़ रहा है। उसकी स्पीड बिल्कुल नहीं बदल रही। तो सामान्य समझ तो यही कहती है कि चूंकि चाल स्थिर है, इसलिए उसका त्वरण शून्य होना चाहिए। और यही एक बहुत ही वैचारिक जाल है। हमें हमेशा ये याद रखना होगा कि त्वरण चाल के परिवर्तन पर निर्भर नहीं करता है, वो वेग के परिवर्तन पर निर्भर करता है। अच्छा, और वेग में दिशा भी शामिल होती है? बिल्कुल। वेग दो चीजों का मिश्रण है, परिमाण यानी चाल और दिशा। जब वो एथलीट गोल ट्रैक पर दौड़ता है तो उसे हर एक कदम पर, हर एक बिंदु पर मुड़ना पड़ता है। मतलब उसकी दिशा लगातार बदल रही है। और चूंकि दिशा बदल रही है, इसका सीधा अर्थ है कि उसका वेग बदल रहा है। एकदम सही। भले ही एथलीट की स्पीडोमीटर की सुई 10 पर ही अटकी हो, लेकिन दिशा बदलने के कारण वेग लगातार परिवर्तित हो रहा है। और जहां वेग में परिवर्तन है, वहां त्वरण होना तय है। क्या बात है! जी हाँ, इसका मतलब है कि एक समान वृत्तीय गति हमेशा एक त्वरित गति यानी एक्सेलरेटेड मोशन होती है। इसे निकालने का सूत्र है v बराबर 2πr/t, जहां r उस पथ की त्रिज्या है और t एक चक्कर का समय। ये तो सच में दिमाग को घुमा देने वाला कॉन्सेप्ट है। हम्म इसका कोई बड़ा उदाहरण है क्या? हमारे ब्रह्मांड में ही इसका सबसे बड़ा उदाहरण मौजूद है। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता चंद्रमा, या फिर हमारे संचार के लिए अंतरिक्ष में भेजे गए कृत्रिम उपग्रह। उपग्रह भी? हाँ, उनकी चाल लगभग स्थिर होती है, लेकिन पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण उनकी दिशा हर पल बदलती रहती है। दिशा का यह लगातार बदलाव ही वो त्वरण पैदा करता है जो उन्हें अंतरिक्ष में सीधे दूर जाने से रोकता है और अपनी कक्षा में बनाए रखता है। कमाल की बात है। इस पूरी सैद्धांतिक चर्चा को समेटते हुए कुछ ऐसे तथ्य भी हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। जी, बिल्कुल। उन हाई यील्ड फैक्ट्स को याद रखना बहुत जरूरी है। जैसे प्रकाश और ध्वनि की चाल का जो अंतर है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, यानी करीब 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। इतनी तेज गति की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अंतरिक्ष यान से भेजे गए सिग्नल इसी गति से पृथ्वी तक पहुंचते हैं। लेकिन वहीं अगर हवा में ध्वनि की चाल देखें तो वो मात्र 346 मीटर प्रति सेकंड के आसपास होती है। चाल का ये जो इतना बड़ा अंतर है ना, यही उस आम घटना का कारण है जिसे हम सब बारिश के मौसम में देखते हैं। आप बिजली चमकने की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल। जब आसमान में बिजली चमकती है तो प्रकाश अपनी अत्यधिक तेज गति के कारण हमारी आंखों तक तुरंत पहुंच जाता है। लेकिन बादलों की गड़गड़ाहट की जो ध्वनि है वो बहुत धीमी गति से चलती है, इसलिए उसे हमारे कानों तक पहुंचने में कुछ सेकंड लग जाते हैं। ये एक बहुत ही शानदार उदाहरण है दोनों की चाल के अंतर को समझने का। एक और बहुत ही रोचक तथ्य है जो परीक्षाओं में अक्सर आता है, भूस्थैतिक उपग्रहों के बारे में। जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट्स। हाँ, मास्टर क्लास डॉक्यूमेंट बताता है कि ऐसे उपग्रह पृथ्वी से लगभग 42,250 किलोमीटर की त्रिज्या वाली कक्षा में स्थापित किए जाते हैं। और सबसे खास बात, इन्हें पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में ठीक 24 घंटे का समय लगता है। 24 घंटे? ये तो कोई संयोग नहीं हो सकता। पृथ्वी भी तो अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे ही लेती है। आपने बिल्कुल सही जोड़ा। उपग्रह की कक्षा और गति को इसी तरह से सेट किया जाता है कि वह पृथ्वी के घूमने की गति के साथ
एकदम तालमेल बिठा ले। ओहो, तो इसीलिए पृथ्वी से देखने पर वह उपग्रह आसमान में हमेशा एक ही जगह पे स्थिर खड़ा हुआ दिखाई देता है। जी हाँ, और यही कारण है कि हमारे घरों की छतों पर जो डिश एंटीना लगे होते हैं वे हमेशा एक ही दिशा में मुड़े होते हैं, क्योंकि वे आसमान में रुके हुए उसी उपग्रह की ओर इशारा कर रहे होते हैं। ये हमारी पूरी दुनिया के संचार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आधार है। क्या बात है। अगर हम आज की चर्चा के अंत में भौतिक राशियों के वर्गीकरण का एक त्वरित सारांश देखें तो हम कह सकते हैं कि अदिश राशियां यानी स्केलर क्वांटिटीज वे हैं जिन्हें पूरी तरह से बताने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, जैसे दूरी, चाल और समय। और इसके विपरीत सदिश राशियां यानी वेक्टर क्वांटिटीज वो हैं जो बिना दिशा के अधूरी हैं, जैसे विस्थापन, वेग और त्वरण। और हाँ, इन सदिश राशियों को लिखते समय हम हमेशा एक तीर के निशान का प्रयोग करते हैं। एकदम सही। ये जो वर्गीकरण है ना, ये भौतिकी के हर एक फॉर्मूले की नींव है। दूरी और विस्थापन का फर्क हो या चाल और वेग का, ये सब दिशा के होने या न होने पर ही टिका है। तो दोस्तों, आज की इस गहन चर्चा में हमने गति की उन परतों को खोला जो हमारे दैनिक जीवन से लेकर अंतरिक्ष तक फैली हुई हैं। रुकी हुई ट्रेन के डिब्बे में महसूस होने वाले उस भ्रम से लेकर ओडोमीटर की सीमाओं तक, और ग्राफ के एरिया से ईंटें गिनने वाले उदाहरण से लेकर गोल ट्रैक पर दौड़ते हुए एथलीट के त्वरण तक। वो में बंद कोई नीरस नियम नहीं है। ये हर उस चीज का अध्ययन है जो गति में है। अगली बार जब आप अपनी कार में ब्रेक लगाएंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि मंदन और ऋणात्मक त्वरण का सिद्धांत आपके दिमाग में जरूर आएगा। भौतिकी की यात्रा हमें सोचने के नए आयाम देती है। देखिए, आज की चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण सबक यही रहा कि गति हमेशा सापेक्ष होती है। किसी न किसी मूल बिंदु के आधार पर कोई भी वस्तु परम रूप से स्थिर नहीं है। हाँ, हम पृथ्वी के सापेक्ष गतिमान हैं, पृथ्वी सूर्य के सापेक्ष। और हमारा सूर्य भी आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। लेकिन आधुनिक विज्ञान हमें यह भी बताता है कि ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। हर एक आकाशगंगा दूसरे से दूर जा रही है। तो जाते जाते एक बड़ा सवाल मैं छोड़ना चाहूंगी। जी बिल्कुल, वो सवाल क्या है? सवाल यह है कि अगर सब कुछ किसी न किसी के सापेक्ष गति में है और ये पूरा ब्रह्मांड ही फैल रहा है, तो इस विशाल ब्रह्मांड की गति को मापने के लिए वो अंतिम मूल बिंदु या अल्टीमेट ओरिजिन कहाँ है? क्या ऐसा कोई परम संदर्भ बिंदु अस्तित्व में है भी, जहां खड़े होकर इस पूरे ब्रह्मांड की गति का आकलन किया जा सके? ये तो वाकई में सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल है। सापेक्ष गति का ये सिद्धांत सिर्फ एक भौतिक नियम नहीं है, बल्कि एक दार्शनिक विचार भी है जो हमें ब्रह्मांड में अपनी जगह का एहसास कराता है। इसी अनंत और रहस्यमयी ब्रह्मांडीय विचार के साथ हम आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं।